नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। इससे पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक आयोग हम लोग पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत वित्त आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो देखते हैं CAG को, इसे कैग भी बोला जाता है। CAG, इसमें संवैधानिक प्रावधान को अगर हम इसके बात करें तो भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 148 से 151 तक इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसकी चर्चा की गई है, जिसमें 148 नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद के बारे में है। 148 नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष किया है। जो भी पहले हो। तो कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या 65 वर्ष किया है, इसमें से जो भी पहले हो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके पदमुक्त की बात करें राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, अर्थात इसकी पदमुक्ति राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। राष्ट्रपति इसे पदमुक्त करता है तथा इसकी पदमुक्ति जो होती है वो साबित कदाचार व अक्षमता के आधार पर होती है। और आपको याद आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह पद से हटाया जाता है उसी की तरह पदमुक्ति CAG की भी होती है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें विशेष बहुमत तथा साबित व कदाचार की आवश्यकता पड़ती है। योग्यताएं की अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय संविधान में CAG की योग्यता की कोई चर्चा नहीं है। फिर भी संसद कानून बनाकर इसके विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें से भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है CAG के पद के लिए। लोक वित्त का विशेषज्ञ हो तथा 10 वर्ष तक लोक सेवक रह चुका हो। दस वर्ष तक लोक सेवक रह चुका मतलब पब्लिक सर्वेंट 10 वर्ष तक रह चुका हो। ये या में है, या लोक वित्त का विशेषज्ञ भी हो सकता है, 10 वर्ष का लोक सेवक भी रह चुका हो, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। ये था इसकी योग्यता। वेतन भत्ते की बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसे वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के सामान्यतः 2.5 लाख हैं। ढाई लाख सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन है। अब हम इसके बात करने वाले हैं कार्य की, फंक्शंस की। इसके विभिन्न कार्य हैं, जिसके तहत इसका जो सर्वप्रमुख कार्य है वो है भारत की संचित निधि
जिसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 266 में किया गया है। आकस्मिक निधि, जिसकी व्याख्या 267 में की गई है। लोक वित्त या लोक निधि, जो आकस्मिक निधि के अंतर्गत ही आता है। तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि से किसी प्रकार के धन के व्यय या किसी प्रकार की धन को निकालने के लिए ये इसके कार्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप संचित निधि से धन के निष्कासन, आकस्मिक निधि के धन के निष्कासन, लोक निधि से धन के निष्कासन के लिए इसका कार्य होता है कि अर्थात जो निष्कासन हुआ है धन का और वो कितना प्रयोग हुआ है और उसका कितना हिस्सा उस कार्य के लिए लगाया गया है, ये इसका कार्य होते हैं। अगर इसके रिपोर्ट की बात करें, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, केंद्र स्तर पर राज्यपाल को, ये बात जान लीजिए आप कि यह केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रपति को केंद्र स्तर पर, राज्यपाल को राज्य स्तर पर रिपोर्ट सौंपता है, जिसके बाद लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मार्ग प्रदर्शक तथा पथ प्रदर्शक कहा गया है। मार्ग प्रदर्शक व पथ प्रदर्शक कहा गया है इसे, तथा भीमराव अंबेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से एक बताया। अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद जो है वो सीएजी का पद बताया था भीमराव अंबेडकर जी ने। तो फंक्शंस को हमने देख लिया है। सर्व प्रमुख जो सीएजी थे नरहरि राव जी, श्री नरहरि राव जी थे, जो कि वर्तमान में जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें हैं। प्रथम नरहरि राव और 14वें जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो ये था सीएजी के बारे में, जो उसके कार्य हैं, तो उसके जो प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान तथा सीएजी के जो भी विशेषताएं हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम आगे अन्य आयोग की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।